8 मार्च 2014 की एक शांत रात कुआलालंपुर एयरपोर्ट से मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 ठीक रात 12:41 पर बीजिंग एयरपोर्ट के लिए टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट में 239 लोग मौजूद हैं और सब कुछ रूटीन से चलता है और लगभग 38 मिनट फ्लाई करने के बाद ये फ्लाइट मलेशियन एयर स्पेस से निकलकर वियतनाम एयर स्पेस में एंट्री लेती है। हर बार की तरह अपने रूटीन को फॉलो करते हुए इस प्लेन के पायलट जहारी अहमद शाह कुआलालंपुर ATC से ये बोलते हैं। Malaysian 370 contact Ho Chi Minh 120.9. इंटरेस्टिंगली जैसे ही पायलट ATC को ये मैसेज भेजते हैं, ये प्लेन सिविलियन रेडार से एक ही झटके में गायब हो जाता है। ना कोई इमरजेंसी कॉल, ना कोई SOS सिग्नल, बस एक लंबी खामोशी। प्रैक्टिकली ये प्लेन दुनिया के अस्तित्व से ऐसे गायब हो गया कि मानो ये कहीं हवा में सूख ही गया हो। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर एक एडवांस बोइंग 777 जिसको एक सीनियर एक्सपीरियंस पायलट उड़ा रहा था, आखिर वो रात के अंधेरे में इस तरीके से गायब हो कैसे सकता था। तो गाइस तैयार हो जाइए एक ऐसे सीक्रेट को जानने के लिए जो शायद आपका खुला आसमान देखने का नजरिया ही एक ही झटके में बदल देगा। एक ऐसा सीक्रेट जिसे आज भी छिपाने के लिए दुनिया भर की बड़ी बड़ी एजेंसीज और गवर्नमेंट ईडी चोटी तक का जोर लगाती हैं, लेकिन वो फिर भी इस बात को दुनिया को नहीं बता पाती कि ये जो कुछ भी हुआ, क्या ये सिर्फ एक इंसिडेंट था या प्रैक्टिकली ये जीता जागता एग्जाम्पल था एलियन एब्डक्शन का। Mayday, mayday, emergency, emergency. रात 1:21 पर मलेशियन एयरलाइंस का ये प्लेन जब सिविलियन रेडार से गायब हुआ तो चारों ही तरफ हड़कंप मच जाता है। इंटरेस्टिंगली इस केओस को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली बार इस सिनेरियो में एंट्री ली मलेशियन मिलिट्री ने। असल में देखो गाइज, हर एक कंट्री के अंदर दो अलग अलग तरीके की रेडार का इस्तेमाल किया जाता है। पहली होती है सिविलियन रडार जिसका इस्तेमाल ATC और एयरपोर्ट पर किया जाता है, और दूसरी होती है एक स्पेशल रडार जिसका इस्तेमाल उस देश की सिर्फ मिलिट्री ही करती है। अब देखो गाइज, ये जो मिलिट्री रेडार होती है ये ना सिर्फ सिविलियन रेडार से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बल्कि ये बहुत बड़े एरिया को भी कवर करती है, जिसके चलते हुए सिविलियन रडार से गायब होने के बाद भी ये प्लेन मलेशियन मिलिट्री के रेडार पर ट्रैक हुआ। इंटरेस्टिंगली जब इस प्लेन के ट्रैक पर नजर डाली गई तो खुद मलेशियन एयरफोर्स ने ये बोला कि मलेशियन एयरलाइंस का ये प्लेन बहुत ही अजीब तरीके से एक शार्प यू टर्न लेकर मलेशिया के ऊपर से वापस मुड़कर पेनांग आइलैंड को पार करता हुआ मलाका स्ट्रेट की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखा। स्ट्रेंजली मलेशियन एयरफोर्स की रडार पर यह प्लेन आखिरी बार 2:22 पर डिटेक्ट हुआ, जहां पर यह अंडमान सी के ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, और उसके बाद बैंग, ये प्लेन रेडार से अचानक से ही गायब हो जाता है। बट वेट अ सेकंड, आखिर एक एडवांस बोइंग 777 प्लेन जिसको एक एक्सपीरियंस पायलट उड़ा रहा है, वो आखिर इस तरीके से एक अजीब सा शार्प यू टर्न ले ही कैसे सकता था? वेल गाइज, इसका जवाब हमें मिलता है इस फ्लाइट के पास्ट रिकॉर्ड से। सितंबर 7, 2008 रात 1:36 अचानक से इस फ्लाइट का क्रू ATC से ये बोलता है कि उनके सामने एक अजीब सी तेज रोशनी वाला एयरक्राफ्ट आ गया है, जिससे बचने के लिए उन्हें अपने रास्ते को थोड़ा सा चेंज करना पड़ा है। इंटरेस्टिंगली उसके कुछ ही देर के बाद वो तेज लाइट वाला ऑब्जेक्ट वहां से गायब हो जाता है और चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। जून 3, 2011 एक बार फिर से इस फ्लाइट का क्रू घबराहट में ATC से ये बोलता है कि हमारे प्लेन को अचानक से किसी अजीब से ऑब्जेक्ट ने सामने से क्रॉस किया है। इवन पायलट के मैसेज के अकॉर्डिंग उस अजीब से ऑब्जेक्ट और इस फ्लाइट के बीच में इतना कम डिस्टेंस रह गया था कि अगर लास्ट मोमेंट पर वो ऑब्जेक्ट इनके प्लेन के सामने से नहीं हटता तो हालात बद से बदतर हो सकते थे। दिसंबर 16, 2013 एक बार फिर से इसी प्लेन का क्रू ATC से ये कंफर्म करता है कि क्या कोई और प्लेन उनके प्लेन के डिसाइडेड ट्रैक पर उड़ रहा है। इंटरेस्टिंगली जैसे ही ATC इस मैसेज को सुनता है वो बुरी तरीके से घबरा जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकली रेडार पर उसे इस प्लेन के अलावा आसपास कोई दूसरा प्लेन दिख ही नहीं रहा था। अब देखो गाइस, जब तक ये कंफ्यूजन दूर होता वो अजीब सा ऑब्जेक्ट वहां से गायब हो जाता है और चीजें एक बार फिर से नॉर्मल हो जाती हैं। अब देखो गाइस, यहां तक तो एक बात पूरे तरीके से क्लियर हो जाती है कि प्रैक्टिकली इस रूट पर इस प्लेन के साथ पिछले कई सालों से कुछ ना कुछ तो ऐसा हो ही रहा था जो नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं था। तो अब एक सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि प्रैक्टिकली 8 मार्च 2014 को इस प्लेन के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे का रीजन क्या क्रू की कोई गलती या फिर कोई प्लेन का टेक्निकल एरर था, या
प्रैक्टिकली बार बार दिखने वाला वो अजीब सा एयरक्राफ्ट। वेल गाइज, इस कंफ्यूजन से पर्दा इस वीडियो के लास्ट तक आपके दिमाग से फॉर श्योर उठ जाएगा। इस इंसिडेंट के होने के बाद जैसे जैसे सुबह सूरज आसमान में चढ़ने लगा, बीजिंग एयरपोर्ट पर अपने घर वालों का इंतजार करने वाली फैमिलीज के साथ दुनिया भर के बड़े बड़े देशों को ये समझ आने लगा कि प्रैक्टिकली रात के अंधेरे में MH370 के साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद इस प्लेन को जल्दी से जल्दी ढूंढने के लिए चाइनीज और मलेशियन गवर्नमेंट के साथ साथ दुनिया भर के बड़े बड़े देश भी सामने आए और फाइनली शुरू हुआ एविएशन हिस्ट्री का अभी तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन। दर्जनों एयरक्राफ्ट इस प्लेन के मलबे को ढूंढने के लिए हवा में उड़े। कई शिप्स को एग्जैक्टली साउथ चाइना सी में उस लोकेशन पर भेजा गया जहां आखिरी बार इस प्लेन के सिग्नल को कैप्चर किया गया था। इंटरेस्टिंगली, इस रेस्क्यू की स्पीड को बढ़ाने के लिए बहुत से देशों ने अपनी एक से एक हाईटेक पनडुब्बी का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया और कुछ ही घंटों में ये रेस्क्यू मिशन लगभग 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़े समुद्री एरिया में ऑपरेट कर रहा था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी दोस्तों कि इतने बड़े एरिया में सर्च करने के बावजूद भी उन्हें कई दिनों तक उस प्लेन से एक सिग्नल, रेस्क्यू बीकन सिग्नल तक नहीं मिला। असल में दोस्तों, बहुत से एडवांस एयरक्राफ्ट में PLB नाम की एक डिवाइस को भी इंस्टॉल किया जाता है जिसका की प्राइमरी काम किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अर्थ का ऑर्बिट कर रही GPS सैटेलाइट को उस प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन भेजना होता है ताकि इस सिचुएशन में जल्द से जल्द रेस्क्यू टीम उस क्रैश हुए प्लेन की लोकेशन तक पहुंच सके। बट इंटरेस्टिंगली, इस बार कोई भी ऐसा सिग्नल हमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला, जिससे काफी हद तक रिसर्चर्स के दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि भाई प्रैक्टिकली ये प्लेन क्रैश हुआ है या फिर नहीं। और देखो गाइज, ऐसा इसलिए भी माना गया क्योंकि कई महीने सर्च रेस्क्यू करने के बावजूद भी टीम्स को इस प्लेन का एक सिंगल मलबे का टुकड़ा भी नहीं मिल रहा था। तो अब शायद आपके दिमाग में ये आया होगा कि भाई अगर ये प्लेन क्रैश नहीं हुआ तो ये भी तो हो सकता है कि इस प्लेन को हाईजैक किया गया हो। वेल गाइज, ये चीज आपको जितनी ज्यादा इजी लग रही है, प्रैक्टिकली भाई इस प्लेन की मिस्ट्री उतनी ही ज्यादा डीप है। असल में देखो, जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हाईजैक जैसा घटिया काम करती है तो उस काम को अंजाम देने के बाद तुरंत ही किसी भी देश की गवर्नमेंट से वो लोग अपनी डिमांड को नेगोशिएट करते हैं। लेकिन बात अगर इस केस की जाए तो ना ही यहाँ पर हमें एक सिंगल ऐसा कोई भी कॉल रिसीव हुआ और ना ही प्लेन के पैसेंजर रिकॉर्ड से कोई भी ऐसा कुछ हासिल हुआ जो इस बात को प्रूव करे कि प्रैक्टिकली ये प्लेन हाईजैक हुआ था। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये प्लेन क्रैश भी नहीं हुआ, ये प्लेन हाईजैक भी नहीं हुआ, तो प्रैक्टिकली ये प्लेन गया कहां? वेल गाइज, इस मिस्ट्री से काफी हद तक पर्दा उठाने का काम किया इस प्लेन के पायलट के घर से मिले एक फ्लाइट सिमुलेटर सिस्टम ने। एक्चुअली में इस प्लेन के पायलट कैप्टन जहारी के घर में एक प्लेन सिमुलेटर था जिस पर वो अक्सर अपनी फ्लाइंग स्किल्स को और ज्यादा शार्प करने के लिए प्रैक्टिस किया करते थे। इंटरेस्टिंगली, जब इस सिमुलेटर की रूट हिस्ट्री को निकालकर देखा गया तब जाकर रिसर्चर्स को ये पता चला कि जहारी पिछले काफी लंबे समय से सेम उस रूट पर फ्लाई करने की प्रैक्टिस कर रहे थे जो रूट टेक्निकली 8 मार्च 2014 को MH370 प्लेन ने लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब इस पायलट की इंटरनेट हिस्ट्री को भी सर्च किया गया तब जाकर रिसर्चर्स को ये भी पता चला कि जहारी बार बार ये सर्च कर रहे थे कि अगर उड़ते हुए प्लेन के सामने अचानक से कोई अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आ जाए तो उससे अपने प्लेन को सेव करना कैसे है। बट वेट अ सेकंड, आखिर एक इतना सीनियर पायलट इंटरनेट पर इन तरीके की अजीब सी चीजों को सर्च करके फ्लाइट सिमुलेटर सिस्टम में उसे प्रैक्टिस ही क्यों कर रहा था? क्या वास्तव में इस पूरे ही इंसिडेंट के पीछे एक ऐसी सच्चाई भी छिपी हुई है जिसे आम लोगों से छुपाया जा रहा है? वेल गाइस, ये चीज हमें काफी हद तक क्लियर हो जाएगी इस पूरे ही इन्वेस्टिगेशन के पैटर्न को देखकर। इस प्लेन को गायब हुए 1 साल से भी ज्यादा हो जाता है, लेकिन बावजूद इसके भी चाइनीज और मलेशियन गवर्नमेंट को तो छोड़ ही दीजिए, इस दुनिया में मौजूद किसी भी देश की गवर्नमेंट और बड़ी बड़ी एजेंसीज को इस प्लेन का एक सिंगल नामो निशान भी नहीं मिलता। अब देखो गाइज, जब ये चीज होती है तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ना चाहते हुए भी एक थ्योरी काफी ज्यादा उड़ने लगी, जिसमें लोग काफी हद तक ये बिलीव करने लगे कि शायद इस प्लेन को गायब करने में ह्यूमन या टेक्नोलॉजी एरर का हाथ नहीं बल्कि एक ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन का हाथ हो सकता है जिसके बारे में हमें शायद पता भी ना हो। अब देखो गाइज, जैसे ही एक तरफ ये थ्योरी धीरे धीरे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होना शुरू होती है तो वहीं दूसरी तरफ 29 जुलाई 2015 को फ्रांस की गवर्नमेंट अचानक से दुनिया
के सामने आकर ये बोलती है कि उन्हें इंडियन ओशियन में अफ्रीका के पास एक आइसोलेटेड आइलैंड रियूनियन के किनारे पर एक बोइंग 777 के राइट विंग का एक हिस्सा मिला है। इंटरेस्टिंगली जैसे ही ये चीज दुनिया के सामने आती है, आगे आने वाले कुछ ही घंटों में ऑफिशियली ये भी कंफर्म कर दिया जाता है कि ये जो टुकड़ा है भाई ये प्रैक्टिकली MH370 प्लेन का ही है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है दोस्तों कि जैसे ही ये खबर पूरी दुनिया में फैली, इसके कुछ ही दिनों के बाद अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट और उनके आसपास मौजूद आइलैंड जैसे कि मॉरिशस, मोसाम्बी और तंजानिया में 30 से भी ज्यादा ऐसे मलबे के टुकड़े मिलने लगे जो एक प्लेन से बिलोंग करते थे। I mean, सीरियसली, मतलब एक तरफ पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन चलता है जिसमें ऑलमोस्ट पूरी दुनिया की गवर्नमेंट शामिल होती है, एक से एक हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन महीनों और सालों तक भी उन्हें इस प्लेन का एक सिंगल पीस तक भी देखने को नहीं मिलता। तो वहीं दूसरी तरफ हमें एक के बाद एक इस प्लेन के पीसेस ऐसे ही तैरते हुए आइलैंड पर मिलते हैं। मतलब हाउ इट्स इवन पॉसिबल। असल में गाइस, जब इस चीज के ऊपर और डीप इन्वेस्टिगेशन को की गई तब जाकर ये पता चला कि प्रैक्टिकली कुछ लोग जानबूझकर फर्जी मलबे को MH370 का बताकर दुनिया के सामने रख रहे थे। अजीब बात यह है दोस्तों कि जब इन लोगों के ऊपर थोड़े से सख्त रवैये को बरतकर इनसे सारी ही चीजों के बारे में पूछा गया तो इनमें से बहुत से लोगों ने यह एडमिट किया कि प्रैक्टिकली जो ये काम कर रहे थे ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे, बल्कि दुनिया की कुछ स्पेशल एजेंसीज जोर जबरदस्ती इनसे ये करा रही थी। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि भाई आखिर ऐसी क्या ही नौबत आ पड़ी जिसके चलते हुए इस पूरे सिनेरियो को दबाने के लिए ये अजीब सी हरकत कुछ एजेंसीज के द्वारा की गई। वेल गाइस, इस चीज को काउंटर करने के लिए आगे चलकर दुनिया के सामने एक बेहद ही अजीब सी थ्योरी को भी रखा गया, जिसमें यह बताया गया कि प्रैक्टिकली 8 मार्च 2014 को जब MH370 अपने रूट पर आगे बढ़ रहा था, तब उस समय उस फ्लाइट के नीचे मौजूद ओशियन में यूएस नेवी अपनी एक ड्रिल एक्सरसाइज कर रही थी और उस एक्सरसाइज के दौरान गलती से नेवी ने उस फ्लाइट को मार गिराया। अब क्योंकि ये गलती काफी ज्यादा बड़ी थी तो इसी को ही कवर अप करने के लिए ये फ्लाइट का यू टर्न लेना या फिर एक एरर आ जाना या रेडार से गायब होना, इन सारे ही माजरा को रच दिया गया। लेकिन देखो गाइज, ये थ्योरी ना ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाई, क्योंकि देखो गाइज, जब कोई भी इतना बड़ा इंसिडेंट होता है तो उसका हीट सिग्नेचर अर्थ को ऑर्बिट कर रही सैटेलाइट्स के द्वारा कैप्चर किया जाता है। अब एक इतना बड़ा रेस्क्यू मिशन जिसमें ऑलमोस्ट पूरी दुनिया की सभी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स और इंटेलिजेंस एजेंसी इन्वॉल्व हैं, प्रैक्टिकली भाई इस सच को दबा पाना उस कंडीशन में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो गाइस देखो, अब यहाँ तक कुछ बातें आपको टोटल ही क्लियर हो चुकी होंगी। नंबर 1, 99% केसेस में ये प्लेन कभी क्रैश हुआ ही नहीं। नंबर 2, ये प्लेन कभी भी हाईजैक नहीं हुआ। और नंबर 3, इस प्लेन को ना ही किसी ने मारकर गिराया और ना ही इसके पीछे कोई टेक्निकल एरर मौजूद थी। तो देखो गाइस, अब लास्टली हमारे सामने सिर्फ एक ही थ्योरी बचती है जो इस बात को प्रूव करती है कि शायद किसी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बीइंग या टेक्नोलॉजी के द्वारा इस प्लेन के साथ कुछ ऐसा किया गया जिसके चलते हुए ये प्लेन हवा से ऐसे गायब हो गया कि मानो ये कोई प्लेन नहीं बल्कि पानी की भाप हो। बट वेट अ सेकंड, अभी जो मैंने ये लाइन बोली है, क्या इसको प्रूफ करने के कोई ऑथेंटिक एविडेंसेस भी हमारे पास हैं? और पता है उसका आंसर क्या है? जी हां, बिल्कुल हैं। गाइस, आज MH370 को गायब हुए एक दशक से भी ज्यादा हो चुका है और प्रैक्टिकली हमें ये तक नहीं पता है कि इस प्लेन के साथ हुआ क्या। इंटरेस्टिंगली आज की डेट में खुद मलेशियन गवर्नमेंट का ये मानना है कि ये एविएशन हिस्ट्री की इतनी बड़ी मिस्ट्री है जिसे चाहकर भी वो लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसी के ही बीच हमें कुछ ऐसे एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं जिन्हें अगर गौर से देखा जाए तो शायद आपका इस पूरे ही सिनेरियो का देखने का नजरिया ही एक ही झटके में बदल जाएगा। एक्चुअली गाइस, इस इंसिडेंट के होने के 2 साल के बाद एक वीडियो क्लिप लीक होती है जो आगे चलकर साल 2023 में इंटरनेट पर वायरल भी हुई थी। एक्चुअली गाइस, इस वीडियो को लेकर ये क्लेम किया गया कि ये वीडियो क्लिप किसी थर्मल ड्रोन फुटेज या फिर किसी सैटेलाइट की लीक वीडियो है जिसमें MH370 के आसपास 3 UFOs को सर्कुलर मोशन में मूव होता हुआ देखा जा सकता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली साल 2023 के आसपास आपने भी सोशल मीडिया पर इस वीडियो क्लिप को तो जरूर देखा होगा, जिसे देखने के बाद आपने भी ये बोला होगा कि भाई इसमें तो CGI का इस्तेमाल किया गया है।
वेल गाइस, आप पूरे ही तरीके से सही थे, बट अफसोस ये इन्फॉर्मेशन आधी थी। असल में गाइस, जब साल 2023 में इस वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया तो इस वीडियो क्लिप में हमें ये दिखाया गया कि एक प्लेन के चारों ही तरफ सर्कुलर मोशन में 3 ऑब्जेक्ट राउंड लगाते हैं और उसके बाद अचानक से ये प्लेन गायब हो जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ओरिजिनल वीडियो क्लिप कभी भी इतनी लंबी थी ही नहीं। असल में गाइस, बात अगर इसकी ओरिजिनल वीडियो क्लिप की जाए जो इस इंसिडेंट के कुछ महीने के बाद लीक हुई थी, तो उसमें हमें सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट इस प्लेन के साइड में सर्कुलर मोशन करते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके बाद कुछ सीजीआई एक्सपर्ट्स ने इस वीडियो में वीएफएक्स को डालकर इसे एक्सपेंड करके ये दिखाया कि भाई आगे चलकर प्लेन भी गायब हुआ था। और यही वो एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए आज भी बहुत से एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इस वीडियो के इनिशियल फ्रेम्स में किसी भी तरीके के सीजीआई और वीएफएक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया था। लेकिन जैसे ही इस वीडियो क्लिप में आप प्लेन को गायब होता हुआ देखते हैं, प्रैक्टिकली वहां पर एडिशनल सीजीआई यूज किया गया है। लेकिन अब एक अजीब बात बताऊं, असल में गाइस, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो भी इंसिडेंट हुआ ये सबसे पहली बार MH370 के साथ ही हुआ था, तो सॉरी टू से दिस, पर आप पूरे ही तरीके से गलत है। अक्टूबर 20, 1978 फेडरिक वेलेंटिज नाम का एक यंग ऑस्ट्रेलियन पायलट अपना सेसना 182L उड़ा रहा था। इंटरेस्टिंगली, इस फ्लाइट के दौरान वो मेलबर्न ATC से कनेक्ट करके ये बोलता है कि एक अजीब सा एयरक्राफ्ट जिसके चारों ही तरफ काफी ज्यादा तेज रोशनी है, वो उसके प्लेन के चारों ही तरफ राउंड लगा रहा है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि जैसे ही उसने ATC को ये बताया, उसके कुछ ही देर के बाद वो पायलट और उसका प्लेन मानो एक तरीके से हवा में ही गायब हो गया और आज तक भी उसका एक सिंगल क्लू हमें देखने को नहीं मिला है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस इंसिडेंट के हो जाने के बाद बहुत से ऐसे विटनेस भी हमारे सामने आए जो जमीन पर खड़े थे और उन्होंने प्रैक्टिकली एक छोटे सेसना प्लेन के चारों ही तरफ कुछ अजीब से ऑब्जेक्ट्स को घूमते हुए देखा था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि साल 1977 में तो चिली के एक मिलिट्री कर्नल अपने सैनिकों के सामने ही एक यूएफओ साइटिंग्स के दौरान 15 मिनट के लिए लिटरली भाई गायब ही हो गए थे। इंटरेस्टिंगली, जब वो वापस आए तो वो बहकी बहकी बातें कर रहे थे। उनकी बियर्ड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि मानो 5-6 दिनों से उन्होंने शेव ना किया हो और भाई उनके घड़ी में टाइम भी समय से पीछे हो चुका था। और गाइस देखो, ये इंसिडेंट ना एक टाइम पर इतना ज्यादा बड़ा हो गया था कि सिर्फ चिली में ही नहीं बल्कि आसपास की कंट्रीज में भी इस इंसिडेंट के लिटरली भाई चर्चे होते थे। तो गाइस देखो, ऑन अ ब्रॉडर पिक्चर MH370 के साथ जो भी हुआ, ऑस्ट्रेलिया के उस यंग पायलट के साथ जो भी हुआ या चिली के कर्नल के साथ जो कुछ भी हुआ, उसे देखकर ये बात तो हमें पूरे तरीके से समझ में आती है कि जिस आसमान को देखकर हमें ये लगता है कि भाई इस पर तो हमारा ही राज है, प्रैक्टिकली उस आसमान में भी हम अकेले नहीं हैं। लेकिन अजीब बात तो यह है कि इन सारी चीजों में एक और चीज काफी ज्यादा कॉमन है और वो ये है कि इन तरीके की सडन यूएफओ साइटिंग्स इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी हमें न्यूक्लियर प्लांट के आसपास सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं। इवन इस दुनिया में तो बहुत से ऐसे एविडेंसेस भी मौजूद हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं कि लास्ट मोमेंट पर आकर इन यूएफओज ने हम इंसानों के बहुत से ऐसे मिशंस को भी नाकाम किया है जो अगर बाई चांस सक्सेसफुल हो जाते तो आज वर्ल्ड मैप पर बहुत सी कंट्रीज गायब होती। तो गाइस, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने यूएफओ और उनके न्यूक्लियर साइटिंग से जुड़े कुछ ऐसे सीक्रेट्स रखने वाला हूं जिसे देख शायद आपका यूएफओ को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। लेकिन इन सारी ही मिस्ट्रीज को जानने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक और शेयर करना है। भाई 6000 लाइक चाहिए मुझे इस वीडियो के ऊपर। मेरी और मेरी पूरी टीम की भाई लिटरली जान निकल जाती है ऐसी वीडियोस बनाने में, तो भाई सपोर्ट चाहिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, MH370 के साथ क्या हुआ था। भाई नीचे कमेंट करना, प्रैक्टिकली मैं खुद से पिन करूंगा उस कमेंट को जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक और अच्छा होगा। इस चैनल पे नए हैं गाइस तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ही जल्द ऐसे राज खुलने वाले हैं जो आम लोगों तक कभी पहुंचने भी नहीं दिए जाते। टिल देन, जय हिंद।